हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है डेंसिटी ऑफ द रॉड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। इट इज इजियर टू सेट इनटू रोटेशन बाई। क्लियर है? तो सुनो इधर। जैसे हम लोगों ने कभी पहले पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास जितना ज्यादा होता है या इनर्शिया जितना ज्यादा होता है उसके इनर्शिया को चेंज करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहां पर हम लोगों के पास क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में जो इनर्शिया पढ़ा था, रोटेशनल मोशन में हम उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दे देते हैं। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई देखो, जहां इनर्शिया ज्यादा था उसके इनर्शिया को चेंज करना उतना कॉम्प्लिकेटेड था। तो जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके अबाउट चीजों को चेंज करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको उसके अबाउट चेंज करना आसान होगा। जैसे देखिए, ये मान लो हम लोगों को रॉड दी गई थी, ये वाला पॉइंट ए है, मान लो ये वाला बी है, और क्वेश्चन में बोला गया था डेंसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी जाने में डेंसिटी बढ़ रही है। ये इसका सेंटर लाइन है। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब मास बी की तरफ ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। बोलो साहब, ये आपके पास होगा सेंटर ऑफ मास। अब हम लोगों ने एक चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है इस चैप्टर में, आई बराबर हम लोग पढ़ते हैं आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। तो अब सुनना बात को ध्यान से। आईसीएम होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम होता है ऑब्जेक्ट का टोटल मास, और एच होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास एक्सिस, जिसको हम लोगों ने ब्लू लाइन से डिनोट कर दिया। यहां पे आईसीएम हो गया। अब अगर हमको आई ए फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, तो हम लोग लिखेंगे आईसीएम प्लस दिस मच ऑफ स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है? दूसरा, अगर हमको बी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे आईसीएम प्लस दिस मच ऑफ स्क्वायर। दिख रहा है डिस्टेंस छोटा हो गया, यानी बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्लियर हो रही बात? तो आई बी जो होगा वो कम होगा और आई ए हम लोगों के पास ज्यादा होगा, यानी बी के अबाउट आसान हो गया। अब जैसे इसमें दिया हुआ है मिड पॉइंट भी लिखा हुआ है जगह जगह पे। अच्छा, मिड पॉइंट ले लिया, मान लो सेंटर वाली एक्सिस ले ली, ये वाली। क्लियर? अब देखो, अब बात को समझना ध्यान से। हम लोगों ने टाउ इज इक्वल्स टू पढ़ा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग इन जनरल ज्यादातर जगहों पर यही यूज करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो देखिए अब यहां से, अब मान लो सेंटर के अबाउट, ये बात तो समझ में आ गई। बी और ए में अगर हमसे कंपैरिजन पूछा जाएगा तो आंसर बी हो गया। अब बात हो रही है बी और सेंटर की। तो सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, जिसको हम आई सी लिख देते हैं, ये मान लिया मिनिमम भी हुआ, मिनिमम। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मान लो फोर्स हम इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे तो डिस्टेंस एल बाई टू होगी, और फोर्स अगर हम इधर वाले पॉइंट पे भी लगाते हैं तो भी डिस्टेंस हम लोगों के पास एल बाई टू ही आएगा। जबकि अगर हम बी एक्सिस के अबाउट इसको हिंज करते और फोर्स हम इस वाले पॉइंट पे लगाते तो जो डिस्टेंस आता वो एल आता, मतलब डिस्टेंस यदि बड़ा हो जाएगा तो टॉर्क बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क पुराने वाले चैप्टर में फोर्स, तो अगर हमारे पास फोर्स बड़ा होगा तो किसी भी चीज के इनर्शिया को हम ज्यादा आसानी से चेंज कर सकते थे। और यहाँ पे अगर एंगुलर फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, अगर टॉर्क बड़ा होगा तो हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उतनी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे आसान हुआ एक्सिस बी। क्लियर है? तो जैसे इसमें लिखा है क्लैम द रॉड एट बी, देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, क्लैम द रॉड एट बी एंड बाई अप्लाइंग अ फोर्स एफ परपेंडिकुलर टू द एंड ऑफ रॉड। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास जो होगा, ये हम इस केस में सबसे कम एफर्ट्स लगाने पर हम रॉड को रोटेट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिखता है। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।